प्यारे साथियों, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज है तारीख 3 जनवरी और आज हम लोग जिन जिन मुद्दों को देखेंगे वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो मुख्य बातें जो मुझे अखबारों में, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनलों पे जो मुझे मुख्य बातें समझ दिखीं वो 3 थी। एक तो आप जान रहे हैं कि अभी पूरे देश में ट्रक चालकों का और बस चालकों का हड़ताल चल रहा था, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी। और ये हड़ताल उनका हिट एंड रन मामले को लेकर के था और अभी जो है सरकार से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने ये हड़ताल ख़त्म कर दिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैंने आपसे 1-2 दिन पहले चर्चा भी किया था कि वित्त आयोग के गठन होने की संभावना है और उसके अध्यक्ष की बातचीत चल रही थी, तो उसके बारे में मैंने आपको हिंट दिया था। अब उसका गठन हो चुका है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी जो न्यूज़ है वो ब्रिक्स को लेकर के है और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आप समझ लें। इसमें यह है कि सऊदी अरब ने अनाउंस कर दिया है कि वो ब्रिक्स ज्वाइन कर रहा है। हालांकि इसको लेके अभी पूरी बात सामने नहीं आई है। तो आपके लिए पहला होमवर्क यह है कि ये ब्रिक्स क्या है, कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और क्या इसका कोई बैंक है। ये चीज़ आपको देखना है और आप ये भी देखेंगे कि इसमें भारत शामिल है या नहीं, तो आप तो देख ही लेंगे। और ये आप देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से देश हैं। अभी नई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी कौन कौन से देश हैं। नई की बात मैं आपको 2 से 3 दिन में बताऊंगा, क्योंकि चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। एक तो सऊदी अरब के बारे में नाम आ रहा है, फिर कहीं अर्जेंटीना आ रहा है, तो कहीं इजिप्ट मिल रहा है, तो अभी क्लियर नहीं है। बाहर का न्यूज़ है तो आते आते थोड़ा समय लगेगा, फिर उसको हम लोग देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने हिट एंड रन मुद्दे पे चर्चा करते हैं। देखिए, आपको पता है हमारे पास पहले एक कानून था आईपीसी, जो अभी 3 नए कानून बने। उसमें से एक है भारतीय न्याय संहिता, BNS। इसको आप इस तरह नहीं पढ़ें कि इंडियन जुडिशल कमीशन, इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, है ना। आप इसे भारतीय न्याय संहिता ही पढ़ेंगे, BNS। तो अभी ये BNS आया, इसकी एक धारा है 106(2). इसमें यह कहा गया हिट एंड रन। हिट मतलब आपने हिट कर दिया और रन मतलब भाग गए। तो अगर सड़क पे चलते हुए सड़क पे चलते हुए कोई ट्रक या कोई बस या कोई वाहन अगर किसी को धक्का मारता है और भाग जाता है, तो उसको लेके 10 साल की सज़ा का प्रावधान था और जुर्माने की भी प्रावधान की बात की गई थी। तो इसको लेके जो ट्रक के ड्राइवर्स हैं, जो बस के ड्राइवर्स हैं, इनको बड़ी चिंता हुई। भाई बहुत सिंपल सी बात है कि 10 साल की सज़ा इनको दे दोगे। एक तो ये आर्थिक तौर पे उतने अमीर हैं नहीं, है ना, उतने सशक्त नहीं हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, तो इसको लेके इनकी चिंताएं थी। इसको लेके इन लोगों ने हड़ताल किया था, तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो एक होमवर्क आप ये भी देख लीजिएगा कि जो भारतीय न्याय संहिता है और ये आईपीसी है, इस दोनों में धाराएँ थी अलग अलग। आपको पता है, आपने सुना भी है, धाराएँ होती हैं। जैसे ये एक धारा है 106(2) BNS का। तो आप देखिएगा कि इस दोनों में आईपीसी में पहले कितनी धाराएं थी और BNS में कितनी धाराएं हुई हैं और दोनों में से कम किस में है। तो इससे आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। अब आइए हम लोग जरा भारतीय न्याय संहिता को देख लेते हैं। ये अभी अभी पास हुआ है, तो इसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये आईपीसी के स्थान पर आया था, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, ये इंडियन पिनल कोड कब आया? ये इंडियन पिनल कोड आया था 1860 में। अब ये 1860 में क्यों आया? देखिए, आपको पता है हमारे यहाँ एक क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, है ना। और इस क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता थी, वो जो कंपनी की सत्ता थी, इससे ये सत्ता ब्रिटिश के संसद को ट्रांसफ़र हो गई। अब जब इनके पास सत्ता आ गई, तो ये नहीं चाहते थे कि भारत में कोई दूसरी क्रांति हो, तो ये क्रांति को दबाने के लिए इन्होंने आईपीसी को लाया। और ये इस तरह था कि अगर आप कोई क्रांति व्रांति करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो आपका पहला सवाल तो यही उठेगा ना, तो क्या सर भारतीय न्याय संहिता में दंड नहीं है? दंड है, बिल्कुल है। और यहाँ तक कि सजा का प्रावधान भी है, आजीवन सजा, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, इन सब का भी प्रावधान है।
लेकिन साथ में क्या है ना कि अब ये अवधारणा बदल गई है। अवधारणा ये हो गई है कि जिसके प्रति अपराध हुआ है उसे न्याय मिले, ना कि दंड। दंड और अपराध के प्रति न्याय मिलना, इस दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो ये आप थोड़ा एक बार दिमाग लगाइए, थोड़ा समझिए, समझ में आए तो मुझे भी समझाइए, वरना मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इस भारतीय न्याय संहिता में क्या कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि इसमें पहले ना आईपीसी में राजद्रोह की बात की गई थी, और अब इस राजद्रोह के जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो पहले हम समझ लेते हैं राजद्रोह क्या होता है। राज का मतलब होता है जो राज कर रहा है, ठीक है, और द्रोह का मतलब होता है उसके खिलाफ हो जाना। तो जो राज कर रहा है, राज कौन कर रही भाई? तो सरकार कर रही है। तो अगर आप सरकार के खिलाफ हैं तो ये राजद्रोह है। लेकिन अब जो है देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। देशद्रोह करने का मतलब हो गया कि आप सरकार के खिलाफ अगर कह रहे हैं तो सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह क्या है? तो देश की एकता और अखंडता को अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर आप देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं जो मन में आ रहा है सो, तो वो देशद्रोह की धारा लग सकती है आप पर और सजा भी हो सकता है। इसके बाद जो दूसरी बात इसमें कही गई, इसमें आतंकवाद को परिभाषित किया गया कि आतंकवाद क्या है। तो इन्होंने कहा कि जो देश की एकता और अखंडता को चुनौती देगा तो भाई वो आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। अगर कोई आम जनता है या इस आम जनता के अंदर का कोई वर्ग है, उसको आप डराते हैं, उनके घर के सामने बम फोड़ दिया, है ना, डरा दिया ना आपने उनको, तो भाई ये भी आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। दूसरा, आप ये डराते हैं सिर्फ ऐसे नहीं, और क्या करते हैं, अगर आप सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, कहाँ? देश में रह करके या देश से बाहर। आपने सुना है ना, इधर रिसेंटली कनाडा में रह के कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे थे, तो वो भी अब आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़े मुद्दे हैं, जैसे जाली नोट को अगर आप चलाते हैं, नोटों की तस्करी करते हैं, तो इस तरह के भी मुद्दे इसमें आएंगे। और सजा के तौर पे आपको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, आपको नहीं, मतलब जो लोग देशद्रोह करेंगे। इसमें फिर मॉब लिंचिंग को गंभीर अपराध बताया गया। और मॉब लिंचिंग क्या होता है? तो कोई उन्मादी भीड़ है, इसके द्वारा अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसको मॉब लिंचिंग के तहत रखा जाता है। इसके अलावा महिलाओं को लेकर के भी प्रोविज़न किए गए हैं, वो सब आपने पढ़ा ही होगा अखबार में रेगुलरली। अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, उसके बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा 16वां वित्त आयोग। इसके बारे में जो अभी न्यूज़ आ रही है, और अब ये क्लियर हो चुका है कि इसका गठन हो चुका है, और इसका जो गठन हुआ है तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं श्री अरविंद पनगढ़िया। कहीं के पानगढ़िया भी बोलते हैं, कहीं के पनगढ़िया बोलते हैं। ये जो अरविंद पनगढ़िया हैं, श्री अरविंद पनगढ़िया, ये नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि ये जो भारत के जो नीति आयोग जो बनाया गया था हमारे यहाँ 2015 में, तो 2015 में इसके पहले उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा, अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे ये। 2015 से 17 के बीच में ये रहे हैं। और ये जो श्री अरविंद पनगढ़िया हैं, ये पेशे से अर्थशास्त्री हैं, और अर्थशास्त्री होने के साथ साथ ये पढ़ाते भी हैं, कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। तो ये 16वां वित्त आयोग है। तो 15वां वित्त आयोग होगा इससे पहले, अभी तक 15वां वित्त आयोग था। अब ये जो 15वां वित्त आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे वो NK सिंह थे। ये अब तक आप लोगों ने रट रखा है, तो अब इसको बदल लीजिए, अपने फैक्ट को बदलने का समय आ गया। ये जो NK सिंह थे, ये IAS ऑफिसर थे बिहार कैडर के, तो इनको बनाया गया था। हालांकि ये IAS थे, लेकिन अर्थशास्त्र में अच्छी जानकारी ये भी रखते थे। तो अब हम एक बार जरा वित्त आयोग को देख लेते हैं कि वित्त आयोग क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ तक ये आपका करंट था। और ये जो वित्त आयोग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है UPSC के लिए भी और बाकी स्टेट PCS के लिए भी। देखिए, नाम है वित्त आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फाइनेंस कमीशन। यह जो संस्था है ये संवैधानिक संस्था है। और जब हम संवैधानिक संस्था कह रहे हैं
तो इसका मतलब इसके बारे में संविधान में लिखा है। तो संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो इसके बारे में लिखा है? आर्टिकल है 280 और ये कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये भी आप कीवर्ड याद रखेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठन होता है, आर्टिकल 280। और ये रट जाइएगा आप, आर्टिकल 280। ठीक है। अब इसका काम क्या है, क्या कार्य करना है, या इसका दायित्व कह लें कि आप इसका दायित्व क्या है? इसका बहुत सिंपल सा दायित्व है कि जो टैक्स मिलता है, हम आप जो टैक्स भरते हैं, इस टैक्स का बंटवारा करना है। किसके किसके बीच बंटवारा करना है? तो केंद्र और राज्य के मध्य। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 1। इसमें क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ होगा। और यहीं से आपको ये चीज़ भी पता है कि भारत में हम क्या हैं? भारत में संघवाद है। संघवाद कहने का मतलब क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है ना, और दोनों आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो संघवाद है, इसमें आप देखते हैं एकात्मक लक्षण कि भाई ये हमारा संघवाद एकात्मकता की तरफ झुका है। दूसरा आप देखते हैं संघवाद में, तो अगर आप अब ये एकात्मक वाली चीज़ों में जब आप डिटेल में अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ आपको एक आर्थिक डायमेंशन नज़र आता है, जिसे हम राजकोषीय संघीवाद के नाम से जानते हैं। अब ये जो राजकोषीय संघवाद है वो क्या है? राजकोषीय संघवाद का सिंपल सा मतलब है कि जो धन है इसका केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होना, यह है राजकोषीय संघवाद। एक संघवाद और होता है, वो है सहकारी संघवाद, जिसके बारे में अभी आप लगातार न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जब प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि भाई जब अभी राज्यों के जो मुख्य सचिव थे उनकी जो बैठक हुई उसमें भी ये बात कही गई है ना, सहकारी संघवाद को लेकर के। तो खैर अब इसको थोड़ा समझिए कि ये क्या है। जैसे मानिए कि मैं हूँ, है ना, ये आपके सर हैं, ये किसी जगह रहते हैं, किसी स्टेट में रहते हैं। मान लेते हैं कि आपके सर बिहार में रहते हैं। तो बिहार में जो हम रह रहे हैं, तो ये आयकर भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं ना। ये टैक्स कौन ले रहा है? ये ले रही है केंद्र सरकार। और जब हम बिहार में रह रहे हैं तो हमें जो सेवाएं हैं, जो नागरिक सेवाएं हैं, मुझे मेरा कचरा उठाना, है ना, मेरे लिए सड़कें बनवाना, मेरे लिए स्कूल उपलब्ध कराना, मेरे लिए हॉस्पिटल देना, ये सब कौन उपलब्ध करा रहा है? तो ये राज्य उपलब्ध करा रही है। मैं यहीं पे रह के यहीं के संसाधनों से कमाई कर रहा हूँ। तो इन सब के लिए खर्च कौन कर रही है? तो राज्य कर रही है। तो राज्यों के पास धन कहाँ से आए? क्योंकि वसूल तो केंद्र सरकार रही है। तो ऐसे में वित्त आयोग का जो काम होता है वह यह होता है, पहला काम, कि केंद्र और राज्य जो टैक्स ले रही है, इस टैक्स का केंद्र जो टैक्स ले रही है, केंद्र जो टैक्स ले रही है, इसका कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा। तो पहला काम तो इसका ये है। तो आप बोलेंगे अभी तो बना ही है ये, अभी तो 16वां वित्त आयोग बना है ना, और ये अपनी रिपोर्ट देगी अक्टूबर 2025 में, और फिर ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, है ना। तो अभी क्या चल रहा है, यानी 15वां वित्त आयोग, इसके हिसाब से राज्यों को कितना दिया जाता है? तो राज्यों को 41% दिया जाता है, यानी 100 रुपये अगर टैक्स केंद्र सरकार उठा रही है तो उसमें 41 राज्यों को 41 रुपये राज्य को दिए जा रहे हैं। दूसरा जो वित्त आयोग है वो क्या कार्य करती है? ये जो हमारा संचित निधि है, इस संचित निधि से राज्यों को कितना अनुदान मिले, इसके लिए जो सिद्धांत बनाएगी
कि किन सिद्धांतों पर आप ये अनुदान देंगे, वो कौन बनाएगी? वित्त आयोग। तीसरा देखिए, हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो शहरी निकाय हैं, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, और उसके बाद हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी जो संस्थाएं हैं, इनको जो धन उपलब्ध कराया जाएगा वो किन सिद्धांतों पर कराया जाएगा? तो एक तो ये है। तो इन सब को लेकर के ये वित्त आयोग सिफारिश करती है सरकार को, और जब ये सिफारिश करती है तो ये ध्यान रखिएगा कि सरकार इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई कुछ स्टैटिक बातें। अब जरा हम देखते हैं कि ये जो 16वां वित्त आयोग बना है हमारा, ये बेचारा काम कैसे करे, है ना, यानी इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अगर हम चुनौतियां देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि अरविंद पनगड़िया जी को कितनी समस्याएं होने वाली हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, इस तरह के जो आयोग होते हैं, है ना, तो ये जो एक आधार बनाते हैं धन के बंटवारे का, वो बनाते हैं जनसंख्या को। हालांकि आप जानते हैं कि हम 140 करोड़ हो गए हैं, लेकिन 2021 में जो जनगणना होनी थी वो तो नहीं हो पाई है, तो इनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है सही सही, पहली बात। दूसरी जो समस्या है इनके सामने, दूसरी जो चुनौती है, वो ये देखिए भारत है, ये विंध्य पर्वत क्षेत्रमाला है, विंध्य का पर्वत है, इसके नीचे के इलाके को बोलते हैं साउथ इंडिया और ऊपर के इलाके को बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, यानी दक्षिण भारत और उत्तर भारत। अब ये दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, ये आरोप लगाते हैं, इनका कहना है कि भाई ये जो उत्तरी राज्य जो हैं, उत्तरी भारत जो है, ये अपनी जनसंख्या जो है, ये पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, और हम जो है अपनी नीतियों के माध्यम से पॉपुलेशन को कंट्रोल किए हुए हैं। अब अगर ये पॉपुलेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका हिस्सा क्या हो जाएगा? कम। तो एक तो इनका विरोध है इन चीज़ों को लेकर के, और जो जायज़ विरोध है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये गलत तरीका है। दूसरी समस्या देखिए क्या है। आप जानते हैं कि पहले अलग अलग टैक्स होते थे जिसको जोड़कर जीएसटी बना दिया गया है। जीएसटी बनाने से क्या हुआ है कि हमारे जो स्टेट थे, जो राज्य थे, इनके पास एक टैक्स लगाने का अधिकार था, वो था सेल टैक्स। ये अधिकार हो गया है ख़त्म। तो राज्यों का कहना है कि हमारी जो फिजिकल, जो हमारी राजकोषीय स्वतंत्रता थी, फिजिकल फ्रीडम जो थी, वो क्या हो गई है? कम। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा कहते हैं, ये स्टेट ही कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, इसकी कुछ योजनाएं होती हैं जिसको हम केंद्र प्रायोजित योजनाएं कहते हैं। अब ये जो केंद्र प्रायोजित योजना होती हैं, ये क्या होती हैं कि इसमें कुछ अंश सेंटर देती है, कुछ अंश स्टेट देते हैं। तो चूंकि स्टेट को भी इन योजनाओं में पैसे देना पड़ता है, और दूसरी तरफ क्या है, राज्यों के पास पैसे कम आ रहे हैं, है ना। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, ये राज्य सरकार कह रही है कि चूंकि हमारे पास एक तो टैक्स कम आ रहा है, दूसरी तरफ आप केंद्र प्रायोजित योजना में भी पैसा ले रहे हैं, तो हम जो है, राज्य सरकारें जो है, वो अपनी कोई योजना नहीं बना पा रही। तो एक तो ये समस्या है इनके सामने, राज्य भी ये बात कह रहे हैं। तीसरा आप देखेंगे जो आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के मध्य राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। खासकर आपको ऐसे राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है जहाँ केंद्र में अलग सरकारें हैं और स्टेट में वो सरकार नहीं है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। तो ये भी एक समस्या फाइनेंस कमीशन के सामने, ये भी एक चुनौती है। और दूसरी तरफ आप अक्सर सुनेंगे कि जब भी प्रधानमंत्री चुनावी भाषण दे रहे होते हैं तो उसमें वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, यानी कि इनका कहना ये होता है कि अगर केंद्र में जो सरकार है वही अगर स्टेट में होगी तो विकास जो है तेज़ी से होगा, और अगर स्टेट में वो सरकार नहीं है तो विकास
धीमी गति से होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इंजन होगा। तो यह भी एक, ये चीज़ें भी जो है एक समस्या के तौर पे देखी जा रही हैं, चुनौती के तौर पे देखी जा रही हैं। तो अब आपके लिए क्या काम है? आपके लिए काम यह है कि आप अखबार पढ़ते रहेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको आर्टिकल्स मिलेगा अभी रेगुलर, चाहे वो हिंदी में मिले चाहे वो अंग्रेजी में मिले, इसे आप पढ़ते रहें। और एक जो हमारा टॉपिक था ब्रिक्स को लेके, इसके बारे में जैसे ही डाटा अवेलेबल हो जाता है मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।